निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्र विग और आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं परिचय करा दूं। जयपुर से जुड़ते हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं कल्याण जी। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं वरिष्ठ पत्रकार है दीपक जी। दीपक जी मथुरा से है और वरिष्ठ पत्रकार है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। राधे राधे। उसके बाद हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे को एंकर हैं शांतनु बनर्जी। और शांतनु बनर्जी जो है, ही इज अ को एंकर ऑफ मेट्रो टुडे लाइव। शांतनु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद जी। दीपक जी, शांतनु जी और कल्याण जी, भारत पे हमला यानी 27 लोगों की जानें गई हैं, उनका मांग रहा है जवाब भारत, और भारत के वासी 140 करोड़ जनता जवाब मांग रही है। मैं चाहता हूं कि इस पे डिबेट पे सबसे अच्छा जो है स्टार्टिंग लेंगे, हमारे को एंकर को मैं हैंड ओवर करता हूं, मिस्टर शांतनु बनर्जी। शांतनु बनर्जी, आप टेक ओवर करिए इस अटैक पे, जम्मू एंड कश्मीर अटैक पे। धन्यवाद सुशील जी। जैसा सब लोग जानते हैं कि आजकल से चर्चा का एक ही विषय है, पहलगांव पर टूरिस्टों पर हमला। ये ऐसा एक बुजदिली का कारनामा है जिसका जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं कल्याण जी से ये पूछना चाहूंगा कि कल्याण जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हरकत हुई है, ये किस तरह से, ये जो एक एक गोलियां जो चली हैं वो सिर्फ उन्हीं लोगों पर नहीं चली है, वो भारत के हर नागरिक के सीने के ऊपर वो गोली चली है। आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। देखिए, आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को, अपने भाई को, पति को, बेटे को या अन्य प्रियों को खोया है, उनको भगवान सांत्वना दे और ये दुखी की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। दूसरा ये है कि आपने जैसा पूछा और आपने बताया कि ये किसी पर्टिकुलर जात पे या कास्ट पे किसी पे हमला नहीं है, ये एक भारतीय आत्मा पर हमला है और भारतीय लोगों पर हमला है। हाँ, ये जरूर है कि उनकी मंशा क्या रही, क्या नहीं रहा। जैसा न्यूज में देखने को मिल रहा है कि उन्होंने जाति पूछी, धर्म पूछा और उसके बाद में गोलियां मार दी, तो ये उनका लुकआउट है। उसमें अन्य जाति के, अन्य धर्म के लोग बाग भी हो सकते थे। और जहां तक मीडिया के थ्रू पता लगा है कि वहां पर उन्हीं की जमात का एक घोड़े वाला व्यक्ति उनका सामना किया और वो भी शहीद हो गया या वो भी मार दिया गया। तो बिल्कुल ये सत्य है कि हमारे भारत पर हमला हुआ है और हमारे भारतीयों पर हमला हुआ है और हमारे भारतीय भाई बहन या हमारे परिवार के आदमी, हमारे कुटुंब के आदमी हताहत हुए हैं। इसका मैं पुरजोर आपके माध्यम से खंडन करता हूं और बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मगर इसके साथ साथ भी मैं प्रश्न भी उठाना चाहता हूं कि जैसा कि हमारी गवर्नमेंट दावा करती है कि हमने 7 लाख सैनिक वहां पर जो है सुरक्षा के लिए लगा रखे हैं, तो एक कश्मीर में 7 लाख सैनिक जो थे वो वहां पर कहाँ गए? और कोई मीडिया अधिकारी या मीडिया चैनल उनसे ये नहीं पूछता है कि आपने 7 लाख सुरक्षा अधिकारी कहाँ लगा रखे हैं और कौन से क्षेत्र में लगा रखे हैं या किसके लिए लगा रखे हैं। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले एक बीजेपी के नेताजी की वहां पर कोई एक पार्टी थी, उसमें सुरक्षा का पूरा लवाज में लगा हुआ था। 10 दिन पहले, हमले से 10 दिन पहले की बात है, और उसमें फुल फ्लैश पूरी सुरक्षा लगी हुई थी। तो मैं तो आपके माध्यम से यही जानना चाहता हूँ कि ये नेता लोग टैक्स देते हैं या जनता टैक्स देती है, कि सारा जनता का टैक्स का पैसा उन सुरक्षा कर्मियों को जो बांटा जा रहा है
वो जनता की सुरक्षा नहीं करके नेताओं की सुरक्षा में और उनकी जी हजूरी में लगी रही है। दूसरी बात ये है कि कश्मीर में जब जाते हैं तो चेक पोस्ट से बनी हुई है, क्योंकि वो एक सेंसिटिव एरिया है और बरसों से वहां पर ये इस तरह की गतिविधियां होती आई है। महोदय 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 एक छोटा सा सुनिए 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 फौजियों पे सुनिए तो सही, एक थोड़ा सा मिनट। कल्याण जी को बोलने दीजिए दीपक जी, उसके बाद फिर हम आपकी तरफ मुखातिब होते हैं। हाँ कल्याण जी, इसको थोड़ा संक्षेप में करें, उसके बाद दीपक जी की तरफ मुखातिब होते हैं। चेक तो नहीं किया, और वो लोग बाग कैसे भारत में एंटर हो गए या कैसे जो है उन्होंने राइफलें लेकर हथियार लेकर आ गए, और जाकर जहां पर 2,500-3 हजार आदमियों की गैदरिंग थी, जो सब लोग बाग टूरिस्ट घूमने गए थे और सरकार के आश्वासन पर गए थे कि आतंकवाद वहां पर खत्म हो गया है, और लोगों को अच्छा फील हो रहा था कि बढ़िया खुशी की बात है कि आतंकवाद खत्म हो गया है, और फिर उन लोगों के आश्वासन देने के बावजूद उन लोगों की कोई सुरक्षा नहीं थी। तीसरा पॉइंट ये है कि 1.5 घंटे तक किसी आदमी को सुरक्षा नहीं मिलना, और 7 लाख आदमियों का वहां पर डेप्यूट होना सुरक्षा के लिए, तो ताज्जुब का विषय है कि 1.5 घंटे में वहां पर आपको कोई सुरक्षा नहीं मिली। जैसा जिन लोगों के प्रिय हताहत हुए हैं वो 1.5 घंटे तक तड़पते रहे, 1.5 घंटे तक मदद के लिए गुहार लगाते रहे, मगर किसी ने मदद नहीं करी। अगर 1.5 घंटे में उनको सुरक्षा मिल जाती या मेडिकल ट्रीटमेंट मिल जाता, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो हताहतों की संख्या है ये कम हो सकती थी। और अब जो गवर्नमेंट जो हमारे को आश्वासन दे रही है कि हम बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं, हमने सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया है, हमने पाकिस्तान की नकेल कर दी है, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि पुलवामा हमला जो हुआ था 2019 में, उस वक्त भी इस तरह का ही काम हुआ था, और उस वक्त भी जो है ये सिंधु समझौता रद्द करके पानी बंद करने की बात हुई थी। अगर पानी बंद करना इतना आसान नहीं है जैसा कि बातों में है, क्योंकि पानी बंद करने के लिए कम से कम भी तो 20-25 साल चाहिए आपके लिए कल्याण उसका जी, बजट। जी कल्याण जी, ये जो क्या हम कदम उठाएंगे उसके ऊपर हम बाद में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी दीपक जी की जी। तरफ मुखातिब होकर पूछते हैं कि दीपक जी ने अभी आपको सुना, और जी। एक पत्रकार होने के कारण इनके नजरिए में क्या है, जरा इनसे पूछते हैं, फिर उसके बाद जी फिर आपकी ओर फिर मुखातिब होते हैं। जी दीपक जी। जी जी सबसे पहली इन्होंने कहा कि चौकियां हैं, जांच सुरक्षा होती है। शायद मैं समझता हूं हिंदुस्तान में जो जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति है कोई ढंग से जानता ही नहीं है, क्योंकि हमें किसी पर कटाक्ष करना, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन जब तक वहां की भौगोलिक स्थिति नहीं पता हो तो हमें ये कहना कि ये चूक हो गई, ये गलती हो गई, ये हो गया, ये वाजिब नहीं है। उसका रीजन है जो आप लोग इसके बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, जब कि वो पहाड़ी इलाका है, जंगल से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है ना। अब ना तो वहां पर कोई कंक्रीट की दीवार बनी हुई है, ना ही वहां तार फिनिशिंग हो रही है। जिस क्षेत्र में ये उग्रवादी घुस के आए, आतंकवादी घुस करके आए, उस क्षेत्र में कोई तार फिनिशिंग नहीं है, और ना वहां कोई लाइन खींची हुई है कि ये क्षेत्र इतना है। वो पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है। अब वो कितने महीने से ट्रेवल करते हुए वहां तक पहुंचे, इस चीज का भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं है कि आज उन्होंने प्लानिंग की और शाम को उन्होंने हमला कर दिया। और दूसरी चीज, लेकिन सबसे बड़ी चीज लेकिन आती है कि जब दीपक तक जी एक मिनट, जब जी आपने कहा कि तारबंदी वहां पर नहीं है, लेकिन तारबंदी तो पूरे कश्मीर में नहीं है। जी, मैं वही समझा रहा कश्मीर हूं। तो पूरा, जो पर्यटक है वो पर्यटक जब जाता है तो वो तारबंदी नहीं, के क्षेत्र में पर्यटक तो नहीं नहीं जाता है ना। सर, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उस पर तार फिनिशिंग नहीं है कहीं भी पूरे में। लेकिन अब अपनी पहाड़ी सेना इलाके तो में, पूरी, अपनी सेना पूरे तो इलाके तैनात है, जो घुसपैठी है बहुत, तो कहीं सुनिए से भी सुनिए, कहीं। अब वही सुरक्षा के कुछ मुद्दे में बोल नहीं सकता। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां फोर्स भी नहीं जा पाती है। अब उस क्षेत्र ऐसा से अगर कोई आतंकवादी आ जाता है, और उसका भी रीजन होता है, जो वहां पर पहाड़ों पर जो गांव वाले रह रहे हैं, जो कश्मीरी लोग रह रहे हैं, वो उनकी सपोर्ट करते हैं। कौन कहता है कि वहां का लोकल सपोर्ट नहीं करता है?
सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज बताइए, आपके शहर की रेकी बाहर का आके कर जाएगा बगैर आपके मिले हुए? सबसे पहली चीज, हमें अपने देश में बैठे हुए गद्दारों को समझना होगा। आपने बिल्कुल देखा सही। होगा, आपने देखा होगा कि हमारे देश में रह करके पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अपनी बेटियों की शादी पाकिस्तान में जाके करते हैं। उनका क्या प्रेम है जो पाकिस्तान में ही ढूंढते हैं अपने लिए रिश्ते, हिंदुस्तान में रिश्ते नहीं मिलते उन लोगों को? ऐसी क्या मजबूरी है उन लोगों की जो सिर्फ पाकिस्तान प्रेम दिखता है? दूसरा, आपने कहा सिंधु पानी, पहले वहां का फैक्ट चेक कीजिए महोदय। 20 साल तो बहुत बड़ी चीज कह दी आपने। कुछ डैम बन भी चुके हैं, सिंधु पानी रोका जा सकता है, लेकिन हाँ, यह अभी कम मात्रा में रोक सकते हैं, और जो पूरे डैम बन जाएंगे तो पूरी मात्रा में रोक सकते हैं। और ये 80 साल पहले से ही हमें कर देना चाहिए था। 61 में जब ये समझौता हुआ था, उसी टाइम से ये हमें कर देना चाहिए था कि उस पर कंट्रोल पावर बनानी चाहिए थी। आज जो हमारे, जी, मैं आपका ध्यान इस तरफ लाना चाहता हूं कि जो हम बोल रहे हैं कि ये पानी बंद कर सकते हैं, पानी बंद नहीं कर सकते, क्यों 1960 में जो ये सिंधु ट्रीटी जो साइन हुई है उसमें वर्ल्ड बैंक बीच में मध्यस्थता उसने की है। एक मिनट, आप सबका मैं नहीं, मेरी बात सुनिए, सुनिए, अब मेरी सुन लीजिए ना एक मिनट। कहना नहीं, आज जो सिंधु समझौता हुआ 1960 में हुआ ना जी, 1947 में तो नहीं हुआ ना? कभी भी हुआ हो? हाँ कहिए, आप कहिए, अपनी बात कहिए, फिर मैं कहता हूँ। जी हाँ, कौन सा ऐसा समझौता है जो कैंसिल नहीं किया जा सकता? बताइए आप। ऐसे तो व्यापारी समझौता है, ट्रेन समझौता है, बस समझौता है। सुनिए मेरी बात, सुनिए आप। वो इसलिए कैंसिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की है, और वर्ल्ड बैंक जब तक बीच में नहीं आता अब वर्ल्ड बैंक कहाँ है जब हमारे देश के नागरिक मारे गए? वर्ल्ड बैंक कहाँ है हमारे देश के नागरिक मारे गए? तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये जो सिंधु जल समझौता जो हुआ, इसकी मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की है, और वर्ल्ड बैंक जब तक बीच में नहीं आता तब तक आप यूनिलैटरली, इसको साफ लिखा हुआ है कि यूनिलैटरली एनी नेशन कैन नॉट टेक एनी स्टेप। इसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोई भी, दोनों देशों में कोई भी एक देश अपनी तरफ से फैसला इस पर नहीं कर सकता है। ये साफ तौर से लिखा हुआ है। इसलिए ये जो सिंधु एक देश तुम्हें जब चाहे जब तुम्हारे ऊपर बम फेंक सकता है। एक देश सीज फायर होने के बाद तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता है। एक देश से आतंकवादी भेज सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, वो आपके जो फॉरेन पॉलिसियां जो है, विदेश नीतियां जो हैं, या आपके फॉरेन पॉलिसी तो महोदय ये भी थी कि सुनिए, फॉरेन पॉलिसी, अरे महोदय, फॉरेन पॉलिसी तो ये भी थी कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा, लेकिन यूक्रेन के लिए नेटो ने जैसे ही अप्लाई किया तुरंत उस पर रूस ने हमला कर दिया। ये भी तो फॉरेन पॉलिसी थी, ये भी तो फैक्ट था, ये भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा था। वो रूस की हिम्मत है। आप आगे बढ़िए, किसने रोका है आपको? वो रूस की हिम्मत है। शांतनु जी, आप कोई भी अगर तीसरा, सुनिए सर, अगर ऐसे हिंदुस्तान पर कोई उंगली उठाएगा, पानी समझौता वर्ल्ड बैंक अपने घर में रखे। हिंदुस्तान को कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे। जब तक आप कड़े डिसीजन नहीं लोगे, आपके लोग पर डे मरते रहेंगे। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता महोदय इस देश में। देखिए, गरम होकर बोलने से काम नहीं होता है, या तो डिसीजन लेने पड़ेंगे। एक सेकेंड सुने मेरी बात। चलिए, कोई बात नहीं, चलिए आप अपनी बात कहिए। सिंधु समझौता जो किया गया है वो ठीक है, लेकिन सिंधु समझौते को अगर पानी रोक लेता है भारत, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? भारत के ऊपर केस होगा ना, केस लड़ लेंगे हम, केस लड़ लेंगे, लेकिन इनको सबक सिखा के रहेंगे। पानी रुकेगा, तोप नहीं है, पानी रुकेगा, डिसीजनों का सुनिए, पाकिस्तान ने अपनी हट धर्मिता बहुत कर रखी है। आपने आज देखा होगा पाकिस्तान विदेश में, जब हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग वहां पर उनके उच्चायोग के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस तरह से एक आर्मी चीफ जिसकी दो कौड़ी की औकात नहीं, ये कहता कि सर तन से जुदा। आप महोदय कह रहे हैं कि उनके लिए हम कुछ नहीं करते। यही तो उन्होंने फायदा उठाया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, और 80 साल से सिर्फ यही करते हैं, हम कर देंगे। अगर ये 80 साल पहले 2071 में 14 अगस्त
1947 में जिस टाइम दो फाड़ हुए थे इस देश के, उस टाइम पे दीवार लग जाती तो आज इस देश का यह हाल नहीं होता। दीपक जी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, थोड़ा स्थिर दिमाग से आप मेरी बात एक बार सुनिए, 1 मिनट के लिए सुनिए। मना किसी ने नहीं किया, इजराइल ने मोसाद पर आक्रमण करके इजराइल ने मोसाद को खत्म किया, ठीक है ना। लेकिन वो आप सीधे पाकिस्तान पे हमला कीजिए, आप कोई दूसरी नीति कीजिए, जो इनके जो ठिकाने हैं, उग्रवादियों के जो ठिकाने हैं, घुसपैठियों के जो ठिकाने हैं, उस पर आप हमला कीजिए। लेकिन आप राजनीतिक तौर पे पानी को बंद नहीं कर सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखिए महोदय मैं आपको थोड़ा सा, आप अपनी जगह सही हो के ये नहीं कर सकते। बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। जब ट्रेन समझौता कैंसिल हो सकता है, बस समझौता कैंसिल हो सकता है, व्यापारिक समझौते खत्म हो जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दो देशों के बीच में है, वो सिर्फ दो देशों के बीच में है, उसकी मध्यस्थता किसी तीसरे ने नहीं की है। अच्छा यहाँ पे एक चीज बताइए, मेरे में की है, इसलिए अपन मेरे में इसको बंद नहीं सुनिए कर तो सकते सही सर, मेरे में सुनिए, इसको यहाँ बंद नहीं कर सकते सुनिए तो सही जरा, सुनिए तो सही जरा। आप एक चीज बताइए, मेरा आपका और मेरा झगड़ा है, हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि आप पहले से पत्थर नहीं मारेंगे, मैं पत्थर पहले से नहीं मारूंगा, लेकिन आप रोज पत्थर फेंक रहे हो, रोज पत्थर फेंक रहे हो, मैं फिर कोर्ट का इंतजार करूंगा। बात कोर्ट की नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ जैसे इजराइल ने मोसाद के ऊपर किया, आप सीधे उनके घुसपैठ के जो ठिकाने हैं आप उन पे हमला कीजिए। सुनिए, जब तक इन्हें आर्थिक और आर्थिक नुकसान इनको नहीं पहुंचेगा, जब तक इनकी मूलभूत सुविधाओं पर आक्रमण नहीं होगा, ये नहीं सुधरेंगे। थोड़ी देर के लिए कल्याण जी की ओर मुड़ते हैं। कल्याण जी, आपने दीपक जी को सुना, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये इतना आसान नहीं है जैसा हम बहसबाजी कर रहे हैं। और सपोज करो कि हमने पानी रोक भी लिया, पहली बात तो ये है कि हमारे को इसको रोकने की कैपेसिटी चाहिए कि हम उसको रोक के कहाँ एडजस्ट करेंगे, कहाँ खपाएंगे। क्योंकि रोकने से हम नहीं चाहते कि हमारा ही देश बर्बाद हो जाए, हमारी फसलें बर्बाद हो जाए। पानी एक अनलिमिटेड पानी आता है, जिसको रोकने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता है और बहुत बड़े पैसों की आवश्यकता है। दूसरा ये है कि जैसे हमारे मित्र कह रहे हैं कि इनको आर्थिक नुकसान होगा तभी ये सबक सीखेंगे, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आर्थिक नुकसान कैसे होगा जब आपके गुजरात मुद्रा पोर्ट पे टीटीएफ वाले, लश्कर वाले 2-2 3-3 हजार करोड़ रुपए की ड्रग सप्लाई कर रहे हैं और आपके मित्र अडानी साहब उसको सप्लाई को जो है ना आगे खपा रहे हैं। आप अगर उनको आर्थिक नुकसान करना चाहते हैं तो आप गुजरात पोर्ट को बंद कीजिए, बॉम्बे को बंद कीजिए, या अन्य जहां जहां पर भी इनके पोर्ट है, जो समुद्र के थ्रू इनकी तस्करी होती है, हथियार और ड्रग्स जो सप्लाई होती है, 2 नंबर का धंधा होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, आप उनको रोकिए। आप वो रोक नहीं रहे और यहाँ पर यह है कि बड़ी बड़ी बातें करे जा रहे हैं। मैं विनम्र पहले तो आपको मैं बता दूं, मैं कोई पार्टी उसका बीजेपी का, सुनिए पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई बीजेपी का नहीं, बीजेपी सपोर्ट को, मैं बीजेपी को भी अच्छी तरह से जानता हूं, मैं कांग्रेस को भी अच्छी तरह से जानता हूं, मैं समाजवादी पार्टी को भी अच्छी तरह से जानता हूं, और इनकी जो राजनीतिक फंडे हैं ना, सुनिए महोदय, एक छोटा सा प्रश्न बता दूं, उत्तर दे दूं मैं आपको कि हिंदुस्तान में इन राजनेताओं ने सिर्फ लोगों को लड़ाना सीखा है और अपने बच्चों को विदेश पढ़ाना सीखा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं सीखा है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि राजनेताओं ने लड़ाना सीखा है और राजनेताओं की वजह से ही हम लोग बहुत पिस रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के देश हित में बात करनी चाहिए और देश का कैसे भला हो वो सोचना चाहिए। हम वो नहीं सोचकर हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी का है। बाकी बीजेपी कांग्रेस से पहले देश है। अगर हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सब सुरक्षित रहेंगे। मैं तो आपसे विनम्र निवेदन यही करना चाह रहा था कि जैसा आपने कहा कि आर्थिक नुकसान, तो आर्थिक नुकसान उनको तब हो सकता है जब हम इन पोर्टों पे, इन बंदरगाहों पे लगाम लगाएं, या अन्य किसी सोर्स से उनको अगर इनकम हो रही है तो उस पे लगाम लगाएं, जो तस्करी से होती है, 2 नंबर का काम करके होती है, जो ड्रग्स भेज रहे हैं। आए दिन पंजाब में आप देखते हो कि ड्रोन के थ्रू ड्रग्स गिराई जा रही है और पूरे पंजाब को ड्रगिस्ट घोषित कर दिया। तो ऐसा काम नहीं हो कि हमारे, सुनिए तो सही, छोटा सा सुनिए तो सही महोदय, चलिए ठीक है सर, क्योंकि आप राजनेता हो, आपको बोलने की, हम लोगों को पत्रकार है, हम लोग अपना लिमिट से वो
मैं एक छोटा सा मैं कहता हूँ, पाकिस्तान में मैं आम आदमी की पार्टी की सरकार है इस टाइम पे, उससे पहले कांग्रेस की रही है, उससे पहले बीजेपी की रही है। नशे को इन सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने फंड की व्यवस्था के लिए जोड़ रखा है। आप समझते ही नहीं है। मैंने एक ही चीज कहा, न पार्टी भारतीय जनता पार्टी किसी की सगी, न कांग्रेस सगी, न आम आदमी पार्टी, न सपा, न बसपा। मैं सारी पार्टियां हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आदमियों की भावनाओं से खिलवाड़ करती हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर में, कि लोग मर गए जो किसी, अब क्या कहूं मैं, किसी का भाई गया, किसी की बेटी गई, मतलब किसी पत्नी का पति, उसकी आंखों के सामने गोली मार दी जाती है। और हम बहस क्या कर रहे हैं कि पोर्ट पर, पोर्ट से काम नहीं चलेगा। पूरी तरह से पाकिस्तान का खाना पीना बंद करना पड़ेगा। हमें सीखना पड़ेगा। जो हमारे देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, जो पाकिस्तान सपोर्टर बैठे हैं, अब वो वक्त नहीं रहा कि हम प्यार से उनसे बात करें। उन्हें लात मार के इस देश से बाहर भेजना पड़ेगा। ये एक पत्रकार नहीं, एक आम नागरिक की आत्माओं की आवाज है ये। मैं पूरे दिन बाजार में घूमता हूं, मैं देखता हूं लोग किस तरह से कहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं डिनाई नहीं कर रहा कि जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक कुछ नहीं होगा। मगर लगाम जुमलों से नहीं लगती, भाषण देने से लगाम नहीं लगती, लगाम धरातल पे किसी काम को करने से लगती है। आज आपने पाकिस्तानी थे, उनके पास वीजा रद्द किया। डेडलाइन तो दे दी गई है। सुनिए, अब सुन लीजिए, 1 मिनट और लूंगा मैं आप लोगों का, मात्र 1 मिनट लूंगा, क्योंकि मुझे भी मात्र 1 मिनट लूंगा। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आवास में बैठाल करके बिरयानी खिलाई जाएंगी ना, तो इस देश का यही हाल होगा। आतंकवादियों को बिठा करके जब बिरयानी खिलाई जाएंगी प्रधानमंत्री आवास में, तो इस देश का यही हाल होगा। पाकिस्तान में बिना बुलाए बिरयानी खाने चले जाए, फिर क्या हाल होगा? वो एक मतलब पाकिस्तान में बिरयानी तो याद है, लेकिन मणिशंकर अय्यर का जवाब याद नहीं है कि उसने क्या कहा वहां पे, कि मोदी को हटाने के लिए हमारी सपोर्ट करे पाकिस्तान। गुरु, मैंने कहा ना, राजनीतिक लोगों ने इस देश का पट्टा ढार कर दिया, और जिसने हमारे भाइयों को भाइयों से लड़ाया वो आज गद्दियों पर बैठे हैं। अब मैं बहुत सारी पोल खोल दूंगा इस पार्टी की। नकली गांधी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। असली गांधी के पते नहीं, वो किस जंगल में रह रहे हैं, कौन से वनवास में जी रहे हैं। राजगद्दी पे नकली लोग आज मुखौटा लगाकर बैठे हैं राजगद्दी पे, और वो लोगों को लड़वा रहे हैं। वो पहले अंग्रेजों के साथ मिलकर लोगों को लड़वाते थे, आज जनता को लड़वा रहे हैं। सुनिए, महात्मा गांधी के कौन से बेटे ने इस देश पर राज किया, बस मुझे ये बता दीजिए। देश की आजादी किसने दिलाई? महात्मा गांधी ने। उनके पुत्र कहाँ हैं? कौन से प्रधानमंत्री बने? नकली गांधियों ने इस देश को पट्टा ढार कर दिया, और आज भी पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। बोलो कितने वीडियो भेजूं जो कांग्रेस पार्टी के लोग, आज भी इतना बड़ा हमला हो गया, 28 लोगों की जान चली गई, किसी पर फुर्सत नहीं मिली। जम्मू कश्मीर तो मैं फुर्सत मिली, बहुत अच्छा लगा मुझे कि कम से कम किसी के दुख में शामिल हुए। कानपुर गए, गुजरात गए, क्योंकि वहां पे फिर मैं कहूंगा। और दूसरा सुनिए, अभी फैक्ट सुन लीजिए महोदय, फैक्ट तो सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर में जिससे मिलने गए थे ना, वो गुज्जर है, न के मुसलमान। गुज्जर गढ़वाल होते वहां के, जैसे हमारे यहाँ पे जो भैंस वगैरह चराते ना, वैसे वहां पे गुज्जर बरवाल होते हैं, वो मुसलमान नहीं है। यही तो फैक्ट है हमारे देश में, हमारा मुसलमान नहीं गया, चीज समझते नहीं। यही तो नैरेटिव है विपक्ष का। दिखाएंगे पीछे खड़े हैं, लेकिन सपोर्ट में नहीं आएंगे। दीपक जी, आपके गृह मंत्री, हमारे गृह मंत्री जाते हैं और कारपेट बिछवाते हैं, रेड कारपेट बिछवाते हैं। हमारे मोदी जी जो है, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरा रद्द करके आते हैं यूएई से, और प्रचार करने चले जाते हैं। वो आपको शायद नहीं दिख रहा, क्योंकि उससे तो आपकी वाहवाही हो रही है ना, क्योंकि उससे सीट मिल सकती है, आपको वोट जीत सकते हो आप, और फिर वापस वहीं पे आ जाते हो। एक तरफ तो कहते हो कि सारा जो हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रह रहा है वो भारतीय है और भारत का देशी है, भारत का निवासी है, और फिर आप कहते हो कि गुज्जर से मिलने गए। नहीं मिलने जाओ तो कैसा मिलने नहीं आए आप? गुजरात नहीं, खाली जम्मू कश्मीर ही याद रहा था, गुजरात, कानपुर, अहमदाबाद
पटना, राजस्थान, दिल्ली, ये कहाँ है? दीपक मणिपुर जी, कहाँ है? हरियाणा कहाँ है? मणिपुर कहाँ है? मणिपुर। मणिपुर तो आप सोचिए ना, मणिपुर की कहानी पता है आपको? मणिपुर में कलेश किस बात की है? चलिए बताइए मुझे, मणिपुर की बताइए लड़ाई किस बात की है? मणिपुर की लड़ाई बता दीजिए किस बात की है बस। हम विषय से भटक रहे हैं, हम विषय से भटक रहे हैं, हम विषय से भटक रहे हैं, हम विषय पर आए। अभी बात ये वीडियो पहलगाम की देखा हो है आप रही है। लोगों ने? ये वीडियो देखा है? सारे वीडियो अभी जो देखे बात हो रही है, अभी पहलगाम की, जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, अभी उसी पे आए। महोदय, सबसे बड़ी चीज है, जब तक इस देश के गद्दारों पर कार्यवाही नहीं होगी, हमारे निर्दोष लोगों की जान जाती रहेगी। मैंने वो सीन देखे हैं कि लाल चौक पर, सुनिए, लाल चौक पर बम सर, फटता है। गद्दार कौन है? जो सरकार वहां पर सुरक्षा दे रही है वो गद्दार है या अपोजिशन पार्टी गद्दार है? आप गद्दार किसको कहते हैं? कौन है आपकी नजर में गद्दार? आप मुझे बता दीजिए। जो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है, वो चाहे राजनीति, चाहे वो केंद्र में बैठी हुई सरकार हो, राज्य में बैठी हुई सरकार हो, जो मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री होते सोते ये कहता है कि पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी है, उसके पास क्या आइटम बम नहीं है, मैं ऐसे लोगों को गद्दार ही कहता हूं। उनका आज, अगर सुनिए सुनिए फैक्ट महोदय, हंसना बड़ा आसान लगता है, आज कांग्रेस पार्टी उससे क्यों नहीं अपना समर्थन खींच रही? जिस इंसान ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, अगर आप कार्रवाई करोगे तो उसके पास परमाणु बम है। अरे तुम हमें परमाणु बम से डरा रहे हो? अरे आपका एक सैनिक वहां पर बंदी बना बैठा हुआ है, एक सैनिक कल शहीद हो गया आपका, और अभी भी आज भी गोलियां चल रही है कश्मीर में, आज भी काउंटर और एनकाउंटर हो रहे हैं, और आप धमकियां दिए जा रहे हो, हमें मिट्टी से मिट्टी मिला देंगे, हमें लीप देंगे, पोत देंगे। महोदय, युद्ध करना आम बच्चों का खेल नहीं है कि लिया किसी ने हमला किया और 2 मिनट में गोलियां चल गई। ये देश का एक ऐसा मुद्दा होता है कि अगर आज युद्ध छिड़ा ना, सुनिए महोदय, आज अगर युद्ध छिड़ता है तो यही विपक्ष होगा कि थाली लेके पीटेगा कि सब हम भूखे मर गए। तो सारी चीजों की सुविधा देख करके युद्ध होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। युद्ध करना आसान है, लेकिन उसके फैक्ट देखना भी जरूरी है। दीपक जी, बात बिल्कुल सही है जो आप कह रहे हैं। दीपक जी, बात सही है जो आप कह रहे हैं। इसीलिए जो परमाणु बम की बात कर रहे हैं, तो वो सही कह रहे हैं कि वो परमाणु बम इतनी आसानी से अगर दूसरे के पास है तो इतनी आसानी से युद्ध की तरफ नहीं बढ़ा जा सकता है। वो हर चीज सोचकर फिर, हाँ, हर चीज सोचकर फिर युद्ध हो सकता है। युद्ध करना इतना आसान काम नहीं है। उसके पहले जो दूसरे हमारे पास जो दूसरे हथकंडे हैं उनको अपनाना पड़ेगा। फारूक अब्दुल्ला ने कुछ समय पहले एक शब्द कहा था, कोई बात हुई थी उस मैटर पे, पाकिस्तान उससे पूछा गया था कि भाई हिंदुस्तान गवर्नमेंट चाह रही है कि पाकिस्तान पर हमला कर दिया जाए, तो वो कहते हैं पाकिस्तान ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, वो चूड़ियां पहन के नहीं बैठा है। ये क्या मेंटलिटी है इन लोगों की? तो उससे डर गए क्या मोदी साहब? अमित शाह? अरे महोदय, फिर वो मैंने क्या कहा, हुर्रियत को पैसा देता कौन था? अच्छा चलिए आ जाइए, मैं 1947 से स्टार्ट करता हूँ। हुर्रियत को पैसा कौन देता था, तनख्वाह कौन देता था? अब मैं पत्रकारिता छोड़ता हूं, मैं 1 मिनट एक आम नागरिक के नाते मैं आपसे प्रश्न करता हूं, एक चीज बता दीजिए मुझे, इस देश में फंडिंग कौन करता था हुर्रियत को? कौन घर पे बिठा के बिरयानी खिलाता था? बात पे क्यों जाते हैं दीपक जी? बात आज की करें आप। जो चीज हो गई है उसका क्या मुद्दा है, उसको कैसे हल किया जाए? 1947 में क्या हुआ वो रहने दें। जड़ कमजोर होगी पेड़ की तो फुलक कभी भी गिर जाएगा। और जब तक हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, इस देश में निर्दोषों की जान ऐसे ही जाती रहेगी। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वो किसी की सगी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी किसी के सगे नहीं है, उनको भी मौतों पर खेल खेलना आता है। न कांग्रेस सगी है, वो भी मौतों पर खेल खेलती है। न सपा अच्छी है, क्योंकि वो भी मौतों पर खेल खेलती है। हमने तो राम मंदिर पर भी देखा, और हमने टप्पल में भी देखा तमाशा है, और हमने दिल्ली में भी तमाशा देखा है, और हमने बंबई में भी तमाशा देखा है। 26/11 आज तक कोई भूला नहीं है। कहना बड़ा आसान है। दीपक जी, चिता की आग पर रोटी हर कोई सेक रहा है। चिता की आग पर रोटी हर कोई सेक रहा है। जिस दिन इन नेताओं के बेटे मरेंगे, जिस दिन इन नेताओं के सीधे गोली लगेंगी, उस दिन इनको समझ में आएगा इस देश का गुस्सा। तब पता चलेगा कि आतंकवाद क्या होता है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो।
इनके बेटे नहीं क्योंकि है, परिवार ही नहीं है। इनके बेटे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, मर रहे हैं हम और आप, मरेंगे हम और आप। इनको तो बंकर वीआईपी मिल जाएंगे, लेकिन बम गिरेगा तो हम और आप मरेंगे। इनके कोई बेटे नहीं है। बिल्कुल सही ये बात कही है दीपक जी आपने। बातें करेंगे और खुद माल खाएंगे, बैठ के एसी में बैठ के माल खा रहे हैं और आम जनता मर रही है। रॉबर्ट सुनिए महोदय, एक छोटा सा प्रश्न। अरे महोदय सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, अरे सुनिए तो सही। रॉबर्ट वाड्रा ने अभी कल्याण जी, सुनिए, कल्याण जी एक मिनट आक्रमण दीपक जी को होने के बोलने दें। बाद सुनिए, आक्रमण होने के हाँ बाद दीपक जी कहिए आप। रॉबर्ट वाड्रा जी ने दीपक जी एक कहिए। शब्द कहा था कि अल्पसंख्यकों के साथ यहाँ पर दुर्व्यवहार होता है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, इस तरह का कुछ एक वाक्य कहा था उन्होंने। ये क्या जी था? जी जी बोला। ये क्या था? ये कौन सी अरे ये मानसिकता तो थी? चलिए हम मानते हैं सारी चीजें, हम ये कहते, सुनिए महोदय एक चीज सुनिए तो सही। सर, अगर वाड्रा जी ने कह भी दिया, वाड्रा जी कौन सी पोस्ट पे है? एक आम नागरिक भाई है। साहब सुनिए, राहुल गांधी के जीजा हैं, राहुल गांधी के जीजा हैं, और खुद अपने मुख से कह चुके हैं कि मैं सक्रिय राजनीति में आ रहा हूं, मैं सक्रिय राजनीति में आ रहा हूं। महोदय पूरा फैक्ट कांग्रेस का अपना देख तो लीजिए दीपक जी महोदय, हम किसी पार्टी अपना की पूरा बात फैक्ट करने देख यहाँ लीजिए नहीं आए। कांग्रेस का। दीपक जी, कल्याण जी, कल्याण जी, दीपक जी, उनका बेटा अगर बोल कल्याण देता है जी, तो हो जाएगा बस। कल्याण जी, कल्याण जी, दीपक जी, दोनों से मेरा आग्रह है कि हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात, हमारा जो मुद्दा है हम उस पर बात करें कि किस तरह से ये जो कार्रवाई, हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे इस पर रोक लगाई जा सकती है, अंकुश कैसे लग सकता है। भारतीय की जो संवेदना है, हर प्रत्येक भारतीय की जो संवेदना है, वो संवेदना किस तरह से जो अभी की जो सरकार है उसको मुखर कैसे कर सकती है, इस पर लगाम कैसे लगाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। शायद मेरे को ऐसा लगता है कि आज का जो समय है वो शायद कम पड़ेगा। इसको हम अपने द्वितीय सत्र के लिए मैं रख छोटा सकते सा हैं। एक लास्ट प्रश्न सुशील बोलता जी हूँ, से लास्ट मैं प्रश्न बोल रहा आग्रह हूँ, करूंगा कि सुनिए लास्ट प्रश्न बोल रहा जी हूँ। जी दीपक हमें जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए इस बोलिए। टाइम जो भी डिसीजन हमारी अगर सरकार लेती है उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अभी हमें हमें उसकी गलतियां, उसको आईना दिखाने का काम, जब हम इस मुद्दे से फ्री हो जाएंगे तब है हमारा काम कि हमें उसे मुद्दा दिखाना है कि आपकी वजह से ये हुआ है, आपकी वजह से ये, क्योंकि गलतियां हम उसके बाद दिखाएंगे। मैंने आज तक एक चीज नोट की, अभी तक मैंने देखा है कि पाकिस्तान के जितने भी फोक पर्सन या पत्रकार इंडियन न्यूज चैनलों पर जोड़े जा रहे हैं, एक भी शख्स ने आज तक अपने देश की बुराई नहीं की, और हमारे देश में बैठ करके हम अपने ही देश की बुराई करते हैं। सबसे बड़ा कैसे इफेक्ट ये है उनमें और करेंगे हम में। दीपक जी, कैसे करेंगे? पाकिस्तानियों को यही सिखाया जाता है कि अपने देश में कुछ भी करो आप जाके। वो तो ये बोलते हैं कि जो यहाँ पे उग्रवादी लोग आए थे वो क्या थे? मिलिटेंट थे। उनके क्या थे? वो कमांडोज जी थे, वो बोल रहे हैं। तो आप बिल्कुल ये देखिए, वहां के तौसीफ हुसैन जो वरिष्ठ पत्रकार है वो बोल रहा है नेशनल टीवी में बैठ के। आप एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है, मुनीर डरा हुआ है। मुनीर ने प्लस जितने भी वहां भाजपा वगैरह थे, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स थे, सब लोगों ने अपनी फैमिली को शिफ्ट कर दिया है स्पेशल एयरक्राफ्ट से लंदन और यूके, क्योंकि किसी भी समय वो चाहते हैं कि हम अटैक करें। और मुनीर बिल्कुल इस समय जो टारगेटेड है, इंडिया का एक ही टारगेट है, मुनीर को खत्म करना। क्योंकि मुनीर ने ये बिल्कुल कबूल लिया है कि हाँ मैंने ही भेजे थे, ये हमारे ही लोग थे जो गए थे और वो कांड करके आए हैं। मुनीर बिल्कुल है एक्सेप्टेड दिस थिंग। इसके बाद ही यहां से एक्शन लिया गया है और एक्शन अब बहुत तगड़ा होने वाला है। हो सकता है 2 दिन के अंदर, यानी लास्ट डेट 1 तारीख है, 1 तारीख को जब इंडियन आप लोगों को पाकिस्तान एक से वापस खुशखबरी आ और रहे हैं। सुना दूं, आप लोगों जी को महेंद्र गिरी जो जहाज है उसको आज जी पानी में लॉन्च कर दिया गया है। करेक्ट, अभी 10 मिनट पहले ही लॉन्च किया है पानी में उसको, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो हो युद्ध के सकता है लिए तैयार है। जल्दी से जल्दी एक्शन होगा इन पे और इनको नकेल कसी जाएगी। क्योंकि जी 27 लोगों की जिंदगी नहीं गई है, 140 करोड़ लोगों पे उसने हमला किया है पाकिस्तान ने। बिल्कुल जी जी जी। और 140 करोड़ इसके लोगों के जब हमला होगा तो हमारे जो भावी प्रधानमंत्री हैं बिल्कुल नहीं रुकेंगे, वो एक्शन लेंगे, एक्शन ले रहे हैं। और एक बात, देखिए हाँ बोलिए बोलिए कल्याण जी बोले।
अमेरिका ने आपको सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका आपको सपोर्ट कर रहा है, इवन ये कि जी। यूएई आपको सपोर्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया जी, आपको जी। सपोर्ट कर रहा है, फ्रांस आपको सपोर्ट जी। कर रहा है। सारे देश इस घटना की निंदा कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, फिर ठीक। उसके बावजूद मोदी जी सख्त कदम क्यों नहीं उठा रहे? सिर्फ यही सोचने कल्याण जी, वाली टाइम बात मेरे है। पास इतना ही था, आपको इसकी जवाब मिल जाएगा नेक्स्ट, कभी हम रख लेंगे इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच आप लोग का आने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत भारत सर। सर। धन्यवाद सर।